ओके, सो मैनेजमेंट के बारे में हमने जो है पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, हमने कल उसका थोड़ा सा आइडिया लिया था कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर किस तरीके से अपनी चीज़ों को या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से तरतीब देता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था, मैंने आपको आइडियाज दिए थे। मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उसके साथ साथ जो है उसकी एफिशिएंसी होती है कि उसके जो प्रोडक्शन हो रही है, यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस हो सके। तो इस वजह से जो है डिफरेंट थ्योरिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट किस्म की थ्योरीज दी। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि पहले जो है सिर्फ यही अप्रोच चलती थी कि ह्यूमन जो है किसके लिए काम करता है, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी थ्योरीज थी जिन्होंने इसके बारे में आइडियाज दी थे। तो पहली थ्योरी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है किस चीज से स्टार्ट होता है, क्लासिकल थ्योरी से। जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो जो है आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और ड्यूरेशन उसकी थी मिड ऑफ 18। ठीक हो गया है, मिड टू लेट। ठीक है कि मिड से मुराद 18 के जो है मिड ईयर्स में और आखिरी सालों में, और 19 के स्टार्टिंग तक जो है इस थ्योरी को लोग मानने लगे। इन्होंने इन चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया। They are largely concerned with improving efficiency and productivity। इनका मेजर फोकस क्या था, मैंने जैसे आपको कहा कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे सारा का सारा फोकस था कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो जाए, किस तरीके से वो प्रोडक्टिव हो जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है उनके लिए यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि जब आपका जो है क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो किस लिए शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ताकि लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस किया कि किस तरीके से हम लोगों की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे जो फेमस बंदा है हेनरी फ्योल। ठीक है, उसने जो है अपने 14 पॉइंट्स भी दिए थे जो उसके बहुत फेमस हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है मैनेजमेंट के उनके 5 फंक्शंस को बयान किया हुआ है कि हेनरी फ्योल ने जो है 5 मेजर फंक्शंस आपको मैनेजमेंट के बताए हुए हैं कि मैनेजमेंट ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो पहली चीज आ जाती है प्लानिंग, कि मैनेजमेंट का काम क्या है, प्लान करना। ठीक है, कि वो अपने तमाम की तमाम चीज़ों को प्लान करेगी, अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगी कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजिंग, कि वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। और फिर उन्होंने अगर जो है उसके लिए लोगों को हायर किया हुआ है या अपने साथ टीम बनाई हुई है या वर्क फोर्स को हायर किया हुआ है, उसको कैसे कमांड करते हैं। फिर उसके बाद उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। इसी चीज को जो है यहाँ पे जो है पिक्टोरियल उसमें आपको शो किया गया है कि किस तरीके से हम जो है मैनेजर के रोल को देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने कहा हुआ है कि मैनेजर किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करता है। तो जो हमने 5 फंक्शंस कहे उसको जो है यहाँ पे इसने पिक्चर में ब्रॉडली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से एक मैनेजर जो है क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो है इन 5 फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करेगा। तो पहली चीज आ जाती है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम पहली चीज क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम उसको जो है कैसे अचीव करेंगे, और उसके लिए जो है क्या तरीकेकार है वो हमने बताना होगा। जिसके लिए हम सेकंड चीज क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन एंड चॉइस ऑफ एक्शंस टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी लेट से चाहती है कि हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारी चीजें जो आपने क्या करे होंगे, एक्शन प्लान्स बताने होंगे, चॉइसेस देखनी होगी कि कौन से तरीके कार है जिसके जरिए से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फिर जब हमने अपने प्लान को सेट कर लिया, उसके बाद जो दूसरा काम हमने करना है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा इन चीजों को, जिसमें पहली बात कहते हैं डिवाइड द वर्क इनटू टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, कि अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दो। ठीक है, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, हमने इस तरीके से इसको अचीव करना है। तो इसके लिए हमें जो है किस बंदे के कौन से काम होंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किस चीज को हम एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे, किस चीज को हम जो है थ्रू आउट चलाते रहेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके लिए सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करना है, कि अपॉइंट सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। कि जो हमने टास्क बना लिए, जो हमने काम बता दिए, उसके लिए हमने क्या करना होगा, लोगों को जो है हायर करना होगा जिन्होंने इन कामों को करना होगा। एंड थर्ड, इंश्योर स्टाफ they have the necessary skills and resources they need। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस। तो इस चीज की भी आपने एश्योरिटी करानी होगी कि आपने जो बंदा हायर किया हुआ है उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं कि नहीं है।
और क्या उसको वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है अवेलेबल जो वो काम करेगा। थर्ड चीज आ जाती है कमांड, कि जिनको इसने हायर कर लिया, जिनको इसने जो है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दे दी है, अब उनको कमांड भी देना होगा कि गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द टास्क, कि अपने सबऑर्डिनेट्स को वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा ताकि वो अपने टास्क को पूरा कर सके, वो उसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी तो जरूरी हैं। आपने उनको चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बता दिया, लेकिन कैसे चलना है, कैसे काम को परफॉर्म करना है, वो चीज भी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन कमांड अदर्स। और फिर उसके बाद अगर आपने जो है उनको स्प्लिट कर दिया, हायरार्की वाइज डिवाइड कर दिया, आपने वहां पे जो है मैनेजर्स बना लिए, आपने क्या कर दिया वहां पे सबऑर्डिनेट्स उसके बना लिए, तो अब आपने क्या करना होगा, उसको स्प्लिट भी करना होगा। आपने जो है उनको बताना होगा कि किसके अंडर जो है कौन लोग काम करेंगे और वो इन फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। हमने जो है उसके बाद इस काम पे फोकस करनी होगी। उसके बाद आ जाती है कोऑर्डिनेशन, कि तमाम का आपके जो लोग हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, जितना स्टाफ है, वो कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है, वो जो है एक गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि इंश्योर ऑल द स्टाफ्स आर वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, गोल कॉन्ग्रुएंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है, जो टारगेट उन्होंने अचीव करना है, जो चीज वो चाहती है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या सारा काम वैसा ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। अगर वैसा नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम जब क्रिएट होगी तो क्या होगा कि आपके जो है कोई बंदा किसी तरीके से काम कर रहा होगा, कोई दूसरा बंदा तो किसी और तरीके से काम कर रहा होगा। तो इसीलिए उन सबको एक ट्रैक पे लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने क्या करना होगा, उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करनी होगी तमाम के तमाम एम्प्लॉयज के दरमियान, कि वो एक कॉमन गोल के लिए सारी की सारी कोशिश जारी रखें। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो मैंने आपको कहा हुआ है कि कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो है इन तमाम चीजों पे कंट्रोल भी होना चाहिए। जिसके लिए पहली चीज कहते हैं सेटिंग टारगेट्स, अपने लिए टारगेट्स रखो। ठीक है, अब गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे जो आप अचीव करके उस गोल तक पहुंचोगे। आप डायरेक्टली जो है अपने मेन गोल तक या ऑब्जेक्टिव्स तक नहीं पहुंच सकते। आप छोटे छोटे से अपने लिए क्या करोगे, पॉइंट्स रखोगे, अपने लिए छोटे छोटे से जो है टारगेट्स रखोगे, वो अचीव करोगे तो तभी जाके आप आगे पहुंच सकते हो। जैसे आप क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक ही दिन पे पूरी किताब तो नहीं पढ़ लेते, बल्कि आप क्या करते हो, उसको स्प्लिट करते हो। आप कहते हो कि इतने दिनों में मैंने इस चैप्टर को खत्म करना है, इतने दिनों में मैंने इस चैप्टर को खत्म करना है, और इस डेट तक मैंने क्या कर लेना है, तमाम की तमाम चीजों को जो है कवर कर लेना है। तो क्या करते हो, आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो और उसी के बेसिस पे क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। सेकंड बात, मेजर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपेयर विद टारगेट, कि आप अपने जितने भी जो है आउटकम्स हैं उसको मेजर करो और कंपेयर करो टारगेट के साथ, कि आपने जो टारगेट रखा था अपने लिए उसको देखो कि रियलिटी में क्या हुआ, क्या वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ जो आप चाहते थे। और फिर कहता है कि टेकिंग रेमेडियल एक्शंस टू डील विद डाइवर्जेंसेस ऑफ एक्चुअल फ्रॉम टारगेट परफॉर्मेंस। और आप देखते हो, जैसे मैंने आपको जो है स्टडी की एग्जांपल दी, आपने कहा कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक चैप्टर कवर करूंगा। अब एक हफ्ता पूरा हो जाता है और आप उसके बाद देखते हो स्टिल आपका जो है चैप्टर रहता है, तो इट मीन्स कि आपने जो प्लान बनाया हुआ था, जो टारगेट सेट किया था, वो अचीव नहीं हुआ। तो अब इसको कैसे आप जो है मैनेज करोगे, कि आप जो है टाइमली इन चीजों को कवर कर सको, किस तरीके से मजीद अपने जो है टाइम उस पर ज्यादा बढ़ाओगे, अपना फोकस बढ़ाओगे। तो ये सारे के सारे जो है आपके मेजर मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, जो फियोल ने आपको बताया कि एक मैनेजर को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होगा, कि पहले वो प्लान करे, फिर तरतीब दे, सब चीज को ऑर्गेनाइज करे, फिर उस चीज को कमांड भी करे। कमांड के साथ सब में जो है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और फिर जब कोऑर्डिनेशन के साथ एक काम शुरू हो जाता है तो फिर उस पर आप क्या करोगे, कंट्रोल रखोगे। और लास्ट में क्या कहता है कि while this is nowadays seen as a relatively old fashioned model, it is still considered to be the foundation for much more of larger management theory, कि इसको पुराना मॉडल कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब भी आप मैनेजमेंट की बुक उठाते हैं तो वो इसी 5 फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो स्टिल जो है इसको हम कंसिडर करते हैं। दूसरी थ्योरी आपके पास किसकी आई, टेलर की आई, जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। कि साइंस क्या होता है, साइंस किस चीज पे बेस होता है, वो जो है कंफर्मेशन पे बेस करता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करता है, कि आप जो भी काम करो उसको जो है प्रूफ कर सको, फिर वो चीज इंप्लीमेंट करो, जनरल हवाई बातें मत करो। इसीलिए कहता है कि टेलर बिलीव दैट बाय एनालाइजिंग वर्क इन अ साइंटिफिक मैनर इट वाज पॉसिबल टू फाइंड द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, कि जब आप उस पे जो है साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली आप जो उसको चेक करोगे, कंफर्म करोगे, तो तभी जाके आप एक काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो।
अगर आप एजम्पशन सिर्फ करते रहोगे और एजम्पशंस पे चलते रहोगे तो पॉसिबल नहीं है। साइंस आपको कहती है कि पहले एजम्पशंस बनाओ, फिर उसको जो है प्रूव करो। तो आपके पास जितनी भी एजम्पशंस हैं पहले उस पे काम करो, उसको प्रूव करो और फिर उस तरीके से उस काम को अचीव करो। सो कहता है कि he felt that by organizing work in most efficient way, the organization productivity would be increased, allowing them to reward employees with additional remuneration, which Taylor stated was their only motivation. कि इसने क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है कि काम जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है वो जो है एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने और एम्प्लॉइज को इसके लिए जो है रिवॉर्ड देना पड़ेगा। आप उनको जो है क्या करोगे, एडिशनल रिम्यूनरेशन दोगे, तनख्वाह दोगे, क्योंकि पैसा ही वो क्या है उसके लिए फाइनल ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो सारा का सारा काम करता है। तो आप उसके लिए पैसे को एज ए मोटिवेशन सोर्स रखो, लोग सारे के सारे आपके लिए जो है एफिशिएंटली काम करना शुरू कर दें। और इसके लिए इसने क्या कहा था कि आपको 4 प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होगा जो इस थ्योरी में इसने दिए। पहली चीज, टास्क शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स टू यूज सच दैट दे शुड बी प्लान टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। कि आप अपने काम को तफसील से देखो और फिर उसके बाद डिटरमाइन करो कि कौन सा मेथड जो है सबसे एफिशिएंट हो सकता है जिसके जरिए से आप अपनी जो है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, स्टाफ मेंबर्स शुड बी साइंटिफिकली मैनेज। Only the most suitable people should be chosen, trained and developed for each job. कि फिर उसके बाद आप अपने जो है स्टाफ को देखो कि कौन सा प्रॉपर आपका उस काम के लिए एलिजिबल है, सूटेबल बंदा है। जब आप सूटेबल बंदे को, उस ट्रेन बंदे को वहां पे रखोगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, वेस्टेज आपका कम होना शुरू हो जाएगा। थर्ड बात, मैनेजर शुड मेक ऑल द की डिसीजंस एंड प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स to ensure that work was carried out in the most efficient way possible. कि मैनेजर्स का काम क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे जितने भी की डिसीजंस होंगे और वो सारे की सारी चीजें जो है क्या करेगा, अपने वर्कर्स को बताएगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। जैसे हमने वहां पे कहा था कि आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, कमांड करते हो। तो इन्होंने भी कमांड की बात यहाँ पे यूज की हुई है कि ताकि वो जो है इस काम को पॉसिबल बेहतर तरीके से अचीव कर सके। लास्ट में इसने क्या कहा प्रिंसिपल में कि वर्क वाज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स विद क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन बोथ ग्रुप्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और दोनों के अपने कामों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेलीगेट करेंगे कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। जब एक टीम की तरह, जब एक ग्रुप की तरह ये लोग काम करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे हैं। जिसके इन्होंने जो है एग्जाम्पल दी हुई है टेलर के, कि उसने क्या कहा था कि टेलर ने सजेस्ट किया था, कहता है कि इफ वर्कर्स वर मूविंग 12.5 टन्स ऑफ आयरन ओर पर डे and they could be incentivized by money to try and move 47.5 tons per day. Left to their own devices, they would probably become exhausted and fail to reach their object goals. So कहता है कि उसने क्या कहा, सजेस्ट किया उसने कि अगर एक बंदा जो है, वर्कर्स आपके क्या करते हैं, 12.5 टन जो है आयरन को पर डे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप उसको जो है बेनिफिट दे दो, पैसे दे दो, तो वो क्या कर सकते हैं कि इसको 12 की जगह पे 47.5 टन जो है पर डे पे भी लेकर जा सकते हैं, अगर आप उनको इसको अपने तरीके से करने पे छोड़ दो। ठीक हो गया। लेकिन कहता है कि अगर आप जो है इसको अपने तरीके पे छोड़ देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना होगा, उसको तरीका बताना होगा। सो इसने क्या कहा कि however, by first conducting experiments to determine the amount of resting that was necessary, पहले आप ये देखो कि उसके लिए जो है थकन जितनी जरूरी होती है, जितना क्रिएट होती है, उसके लिए रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉइज को अपने ऊपर छोड़ दोगे तो पैसे कमाने के लिए जो है पूरा दिन लगे रहेंगे और काम पूरा नहीं कर सकेंगे, आराम भी नहीं करेंगे। तो आप पहले देखो कि कितने रेस्ट उनके लिए जरूरी है। उसके बाद द वर्कर्स मैनेजर को डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम ऑफ लिफ्टिंग एंड रेस्टिंग सो दैट वर्कर्स कुड लिफ्ट 47.5 टन पर डे विदाउट टायरिंग। और फिर उसके बाद मैनेजर क्या करेगा, उनको बताएगा कि कितना टाइम आपने जो है सामान उठाना है, कितना आपने आराम करना है। तो तभी पॉसिबल है कि ये 47.5 टन पर डे जो है उठा सकते हैं बिना थकन के। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, कहते हैं इंटरेस्टिंगली only 1 in 8 iron ore workers were capable of doing this. They were not extraordinary people, but their physical capabilities were suited to moving iron ore. This led tailors to conclude that workers should be selected according to how well they are suited to a job. So 8 वर्कर्स उसने लिए थे, उसमें एक ही बंदा ऐसा था जिसने ये काम किया, ठीक है। और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं थे,
बल्कि क्या थे, वो लोग थे जिनके पास कैपेबिलिटी थी इस काम को करने के लिए, जो बेहतर थे इस काम को कर सकते थे। सो इससे टेलर ने क्या कंक्लूड कर दिया कि कहता है कि आप जिस बंदे को जितना सूटेबल काम दोगे, जो जिसके लिए जितना भी क्वालिफाइड होगा, वो उसको बेहतर तरीके से कर सकेगा, बाकी लोग नहीं कर सकेंगे। और इसके इस मॉडल पे जो है काफी क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म क्या है, कहता है कि while there are areas where these classical models are still relevant, most modern theorists would argue that a more progressive approach is needed. ठीक है, कहता है कि ये जो है स्टिल थ्योरीज चल रही हैं। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो पाकिस्तान में इस किस्म की थ्योरीज जो है स्टिल चल रही हैं। ठीक है, और आप जो है उसको बाहर की जगहों पे भी देख सकते हो, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह, वहां पे स्टिल ये चीजें चलती हैं। आपके सेल्स की जितनी भी जॉब्स हैं वो भी स्टिल इसी क्लासिकल थ्योरी पे चल रही है कि आप उनको कमीशन का हवाला दे देते और वो लोग जो है उसके लिए काम करते हैं। सो कहते हैं कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड that there is not always a best way of doing a particular job. कहते हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास जो है कोई बेस्ट वे होगा एक खास काम को करने के लिए। दूसरी बात, मैनेजर रियलाइज दैट एम्प्लॉइज कैन हैव वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू अ जॉब एंड कैन मेक इंप्रूवमेंट सजेशन इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट्स। और कहता है कि मैनेजर्स क्या कर सकते हैं कि वो जो है अपने एम्प्लॉइज के कुछ काम की नौयत को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक जो है उसमें सजेशंस ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या कहता है कि मैनी वर्कर्स वर मोटिवेटेड बाय फैक्टर्स अदर देन फाइनेंशियल रिवार्ड्स। कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि सब कुछ जो है फाइनेंशियल रिवार्ड्स ही हैं, उसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं उस काम के लिए। और इसके अलावा जो बंदा खुद ये काम कर रहा है वो आपको बेहतर बता सकता है कि ये काम कैसे हो सकता है। और हमेशा जरूरी है कि हर काम के लिए कोई ना कोई आपके पास जो है एक ऐसा तरीका निकल आ जाए जो इसके लिए बेस्ट तरीके से कर सके। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए क्रिटिकल होते हैं। कहता है कि एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की, कहता है कि ये जो है थ्योरी स्टिल आपके पास जो है अप्लाइड हो रही है। कहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कॉल सेंटर्स में। ठीक है, आपके यहाँ पे देखें हमारे लोकल उसमें जो है सेल्स के जितने भी सेल्स के एम्प्लॉइज हैं उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। कहते हैं कि टारगेट्स आर सेट फॉर नंबर ऑफ कॉल्स टू बी टेकन इन अ प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड एंड रिवार्ड इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द टारगेट। कि उनको जो है टारगेट दिया जाता है कि आपने इस टारगेट को अचीव करना है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो उतने ही कॉल्स अटेंड करेंगे और उसके अंदर जो है अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अगर वो टारगेट को अचीव करते हैं तो उनको उसका रिवार्ड मिलता है, अगर वो टारगेट को अचीव नहीं करते तो उनको उसका जो है रिवार्ड नहीं मिलता। तो ये आपके पास जो है स्टिल क्लासिकल अप्रोच आपको यहाँ पे हमारे मार्केट में प्रैक्टिकली नजर आ जाती है। नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरी है वो है ह्यूमन रिलेशन स्कूल। इसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में भी आइडिया दिया था। एल्टन मायो ने जो आपको जो है हॉथसन स्टडीज की थी। ठीक है, कि ये थ्योरी जो है एल्टन मायो ने की थी ड्यूरिंग हिज 5 years स्टडी एट हॉथरन वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एंड इन शिकागो। कि इसने शिकागो में जो है हॉथरन वर्क्स ऑफ जो है उसने किया था, हॉथरन स्टडी की थी कहाँ पे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। ठीक है, तकरीबन 5 साल उसने स्टडी को लिए थे, जिसमें मैंने आपको क्या आइडिया था कि उसने जो है एम्प्लॉइज को बंद किया एक रूम में, पहले जो है बल्ब लगाया, बल्ब के जरिए से उनको चेक किया, फिर उसके बाद जो है नॉइज के जरिए से देखा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये जो है एम्प्लॉइज तो काम बढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है, मैंने बल्ब लगा दिया लेकिन एम्प्लॉइज जो इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहे, वो तो स्टिल जो है कुछ दिन उन्होंने जल्दी से काम कर दिया लेकिन फिर बाद में उन्होंने बल्ब को कंसिडर ही नहीं किया कि हमारे लिए कोई खतरे की घंटी है या कोई हमें देख रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है पैसों का कहा कि जो ज्यादा बेहतर काम करेगा उसको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। लेकिन स्टार्ट में ऐसा ही हुआ, लेकिन बाद में जो है फिर उन्होंने काम करना छोड़ दिया, जिससे ये परेशान हुआ और उसने जो है क्या आर्ग्यू किया, उसने देखा कि जो है एम्प्लॉइज किस चीज से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो पहली बात कहता है कि माय आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉइज बिहेवियर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन ग्रुप रिलेशंस एंड ऑन मैनेजमेंट वर्कर कम्युनिकेशन रादर देन वर्किंग प्रैक्टिसेस और फिजिकल कंडीशंस। कि एम्प्लॉयज जो है आपके इसके लिए काम नहीं करते कि आप उनके लिए बल्ब लगा दिया तो वो इक्विप हो जाएंगे, या जो है नॉइस उनके लिए बना दिए तो वो जो है उसकी वजह से एफिशिएंट हो जाएंगे, या जो है आप उसको क्या कर देते हो कि जी उसको कहते हो कि मैं आपको ज्यादा रिवार्ड दूंगा तो वो ज्यादा काम करेगा। वो इन चीजों को नहीं देखते हैं, वो ग्रुप रिलेशंस को देखते हैं कि मेरे साथ जो बाकी एम्प्लॉयज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड बात, वेज लेवल्स वर नॉट द डोमिनेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मोस्ट वर्कर्स। जैसे मैंने कहा कि उसने वेज के जरिए से भी चेक किया कि जिसने ज्यादा अच्छा काम किया उसको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो किसी ने भी जो है इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, जैसे काम करते थे वैसे चलते रहे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से बात शुरू हो गई तो कल को अगर हम परफॉर्म ना कर सके तो हमें भी कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं देगा, जैसे अभी आज मेरी वजह से जो है मेरे दूसरे एम्प्लॉयज जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो थर्ड चीज, अल्टीमेटली वर्कर्स एटीट्यूड, ग्रुप रिलेशनशिप एंड लीडरशिप स्टाइल वर द की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। सो इसने क्या कहा कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो क्या है, वर्कर एटीट्यूड है।
कि वर्कर का एटीट्यूड क्या है उस काम की तरफ, वो काम को कितना सीरियस कंसिडर करते हैं, फिर उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका लीडर है वो कैसे उन पे काम कर रहा है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको कैसे इंकरेज कर रहा है, उसे कैसे काम लेता है। सो कहते हैं कि दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंटरपर्सनल relations in determining workplace behavior and is it demonstrated that factors other than pay can motivate work. और इसने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काम के अंदर, क्योंकि आप बजाय इसके कि आप सिर्फ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो पैसों के जरिए से, पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए रिलेशनशिप, उसके जो है अपना एटीट्यूड, उसका लीडरशिप स्टाइल, वो सारी की सारी चीजें क्या है उसको इफेक्ट करती हैं और वो उसी के जरिए से इन्फ्लुएंस लेता है। फिर आपके पास जो है मॉडर्न राइटर्स आए। मॉडर्न राइटर्स ने थोड़ी सी इसमें जो है फंक्शंस पे जो है मजीद फोकस किया। कहते हैं कि सेवरल ऑफ मोर मॉडर्न राइटर्स ऑन मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन द वेरियस फंक्शंस ऑफ, कि उन्होंने जो है मैनेजर के मजीद फंक्शंस को एलैबोरेट किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पीटर ड्रकर का है, ठीक है, जिनको इन्होंने शॉर्टकट जो है लिखा हुआ है ड्रकर। पीटर ड्रकर साहब ने जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, मैनेजमेंट पे भी उन्होंने काफी काम किया हुआ है, उन्होंने जो है काफी अच्छी जो है अप्रोचेस दी हुई है। और पीटर ड्रकर ने क्या कहा हुआ है, कहता है कि द मैनेजर अकॉर्डिंग टू ड्रकर क्या है कि 5 फंक्शन जो है मैनेजर परफॉर्म करता है। पहली चीज वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फिर ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइज करेगा, तीसरी बात वो मोटिवेट और कम्युनिकेट करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चौथी बात क्या होगी डिवेलप करेगा अपने जो है लोगों को, उससे पहले वो क्या करेगा एस्टेब्लिश करेगा यार्डस्टिक, कि उनको जो है अपने माइलस्टोन्स बताएगा, उनको जो है अपने पॉइंट्स बताएगा कि टारगेट्स तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर वो जो है लोगों को डिवेलप करेगा। और इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने जो है वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहली बात सेट ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग व्हाट दे शुड बी एंड व्हाट द गोल्स इन द ईच एरिया शुड बी, कि आप अपने एम्प्लॉयज को बताओ कि उनके जो है गोल्स क्या हैं और हर एरिया में किस तरीके से उन्होंने काम करना है और उन गोल्स को कैसे अचीव करें। सेकंड बात ऑर्गेनाइज, कि एनालाइजिंग द एक्टिविटीज डिसीजन एंड रिलेशंस नीडेड, कि उसको एनालाइज करना होगा, तरतीब देना होगा हर चीज को कि काम किस तरीके से होंगे, किस तरीके से कौन डिसीजंस लेगा और किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, कौन किसके अंडर जो है काम करेगा। इसके बाद मोटिवेट एंड कम्युनिकेट, कि मेकिंग अ टीम आउट ऑफ पीपल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस जॉब, कि आप क्या करो फिर टीम बनाओ और उनमें जो है लोगों को बताओ कि आप किस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपने इस काम को कैसे करना होगा। इसके बाद establish yardstick by making measurements available which are focused on the performance of the whole organization and which at the same time focus on work of the individual and help them to do it. Managers analyze, appraise and interpret performance, कि आप उनको बताओगे कि उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाएगा, कि इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही, और उसके साथ साथ आपने इंडिविजुअल पर्सन को भी देखना होगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या चल रही है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्या कर रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है। लास्ट चीज डेवलप पीपल इंक्लूडिंग देमसेल्फ, फिर वो लोगों पे काम करे और खुद पे काम करे कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करता है और किस तरीके से वो क्या करता है इंप्रूवमेंट लेकर आता है। इसके बाद लास्ट थ्योरी है मैनेजमेंट की, वो है मिंट्सबर्ग की। उसने आपको जो है 10 स्किल्स दिए थे मैनेजर्स के अंदर जो होने चाहिए, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है, जिसको उसने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहली इंटरपर्सनल, दूसरी इंफॉर्मेशनल, थर्ड डिसीजनल, कि आपके जो है मैनेजर के अंदर ये 3 स्किल्स होना बहुत जरूरी है, कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे अपनाता है, इंफॉर्मेशनल कैसे यूज करता है और डिसीजनल जो है कैसे यूज करता है, जिसको इन्होंने जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ। इंटरपर्सनल में उसके 3 मेजर काम आ जाते हैं। पहली चीज फिगर हेड, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंस्पिरेशन होगा, वो एक जो है रोल मॉडल होगा और वो फेस होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो जितने भी जो है लीगल उसके काम होंगे या जितनी भी ड्यूटीज होंगी उसको परफॉर्म करेगा, जिसकी इन्होंने आपको एग्जांपल क्या दी है, रिसीविंग विजिटर एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस, कि वो सारे के सारे जितने भी विजिटर्स आएंगे, जितनी भी प्रेजेंटेशंस होगी वो लोग करेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का फेस है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है गाइड करेगा। सेकेंड बात उसमें क्या होनी चाहिए, लीडर, कि उसमें जो है लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, कि वो लोगों को क्या करे, उनके काम बताए, लोगों को हायर करे, ट्रेन करे और मोटिवेट करे कि किस तरीके से वो लोग जो है इस काम को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से वो उनको जो है अपने साथ लेकर जाता है, उनके साथ कैसे ताल्लुक रखता है कि उनसे वो काम ले।
सो कहता है कि सीक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि सीकिंग टू बिल्ड टीम वर्क एंड फोस्टर एम्प्लॉय कमिटमेंट, कि उसका काम क्या है कि वो टीम वर्क ले और एम्प्लॉय की कमिटमेंट को बढ़ाए। थर्ड, लियाइजन, ठीक है, कहता है कि जी द डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड थ्रू विच इंफॉर्मेशन एंड फेवर्स कैन बी ट्रेडेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, कि वो क्या करेगा कि वो अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा, जो इनके कनेक्शन में लोग हैं, जो इनके जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स जिससे उनको हासिल हो सकता है, उनके साथ वो क्या करेगा, अपने ताल्लुक को मजीद बेहतर करेगा, उनके साथ जो है फेवरेबल रिलेशनशिप्स बनाएगा। और उसके लिए वो क्या करेगा, लंचेस विद सप्लायर्स और कस्टमर्स, कि वो क्या करेगा कि जो है सप्लायर्स के साथ लंच करेगा, वो जो है क्या करेगा, अपने जो है कस्टमर्स के साथ लंच करेगा, जैसे कैसे भी हो वो अपने क्या करेगा, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा कि उनके साथ उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होगी, हमने क्या कहा था, उतना ही आउटपुट बेहतर होगा। सेकेंड रोल इंफॉर्मेशनल जो उसका है, उसमें पहली चीज उसका है मॉनिटरिंग का, कि वो क्या करेगा कि द मैनेजर कलेक्ट्स एंड सॉर्ट्स आउट इंफॉर्मेशन which is used to build up a general understanding of the organization and its environment as a basis for decision making, कि वो क्या करेगा, वो अपने सारी की सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसको तरतीब देगा कि वो किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर ले जाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, इन चीजों को वो देखेगा। जिसके इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई आपको, रीडिंग रिपोर्ट्स एंड इंटरोगेटिंग सबऑर्डिनेट्स, कि वो अपने जो है रिपोर्ट्स को देखेगा, ठीक हो गया, कि क्या रिपोर्ट्स आ रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, और अपने जो है सबऑर्डिनेट्स के काम पे नजर रखेगा। सेकंड चीज उसका काम है डिसेमिनेटर, कि टू बी डिसेमिनेटर मींस टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन वाइडली, कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, कि पासिंग फॉर एग्जांपल पासिंग प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट, कि वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करेगा, उनके जो है इंफॉर्मेशन देगा, उनको गाइड करेगा कि आपने कौन सा काम कैसे करना है, जो अच्छा कर रहा है उसको बताएगा, जो ऑब्जेक्टिव से हट रहा है उसको भी गाइड करता जाएगा। थर्ड उसका काम क्या है, स्पोक पर्सन का, कि मैनेजर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस एक्सटर्नल ग्रुप्स बाय एक्टिंग इन अ पीआर कैपेसिटी, लॉबिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस प्लान्स एंड पॉलिसीज, कि वो बंदा जो है स्पोक्स पर्सन भी होगा, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब क्या होगा, साल कंप्लीट हो जाता है या कहीं पे उसको बुलाया जाता है, तो वो लोगों के सामने जाएगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा कि वो किस तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही है, उसको देखेगा। जिसकी उन्होंने एग्जांपल क्या दी है कि फॉर एग्जांपल अ सेल्स प्रेजेंटेशन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, कि वो अपने कस्टमर्स को उसके सेल्स के बारे में बताएगा कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेल्स जा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्रूव हो रही है, कैसे जो है अपने आप को मार्केट में वो लीडरशिप की तरफ लेकर जा रही है, वो डोमिनेट होने की कोशिश कर रही है। लास्ट में जो चीज है वो है डिसीजनल, कि वो जो है किस तरीके से डिसीजनल रोल परफॉर्म करेगा, जिसमें पहली चीज उसका क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का रोल होगा, कि मैनेजर शुड बी लुकिंग कंटिन्यूअली फॉर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज व्हेन सिचुएशन रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट्स आर डिस्कवर्ड, कि वो क्या होगा, नए तरीकों से प्रॉब्लम्स को देखेगा, नए तरीकों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से बेहतर हो सकती है, उसको मजीद इंप्रूवमेंट्स के लिए कैसे ले जाएगा। जिसके उन्होंने एग्जांपल दिए, कहते हैं कि लॉन्चिंग अ न्यू आइडिया और इंट्रोड्यूसिंग प्रोसीजर सच एज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स, कि वो काम करेगा किस चीज पे, कि वो नए तरीके लेकर आए कि कंपनी की जो है कॉस्ट कम हो जाए, कि जिस तरीके से वो नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है या वो जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा था वो एक्सपेंसिव बन रहा है, तो वो कैसे उसको एफिशिएंट बनाए कि उसका खर्चा उस पर कम हो। सेकंड, डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि a manager has to respond to a pressure over which department has no control, कि कल हमने जो कहा था कि जो नेगोशिएटर होते हैं या थर्ड पार्टीज जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, जिनका जो है काम क्या होता है उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको जो है क्या करना, अपनी डिमांड्स वगैरह को फुलफिल कराना उनसे, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, कि वो जो है किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। जिसमें उन्होंने स्ट्राइक्स की एग्जांपल दिया कि अगर आपके जो है वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो आप उनके साथ कैसे बार्गेनिंग करते हैं, क्या उसमें ये स्किल्स हैं कि नहीं है। सेकंड लास्ट कहते हैं रिसोर्स एलोकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूजिंग फ्रॉम अमंग कंपीटिंग डिमांड्स फॉर मनी, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड मैनेजमेंट टाइम, कि वो क्या करेगा कि देखेगा कि किस तरीके से पैसों को मैनेज करेगा, कैसे इक्विपमेंट्स लेकर आएगा, कौन से लोगों को हायर करेगा और अपने मैनेजमेंट की जो टाइम है वो कैसे मैनेज करेगा, कि किस तरीके से वो तमाम की तमाम चीजों को प्रॉपर तरीके से रिएलोकेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाने में काम करता है। जिसके लिए एग्जांपल दिया अप्रूविंग एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोजेक्ट, कि वो अपने जो एक्सपेंडिचर को अप्रूव करेगा प्रोजेक्ट के लिए, कि किस तरीके से वो सारे के सारे टाइम मैनेज होगा, पैसे मैनेज होगा, उसके लिए इक्विपमेंट और लोग चाहिए। लास्ट उसका जो रोल है वो निगोशिएटर, कि मैनेजर मस्ट टेक चार्ज व्हेन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन नेगोशिएशन
with others. In these negotiations, the manager acts as a figurehead, spokesperson, and resource allocator. कि वो क्या करेगा, निगोशिएटर का काम भी करेगा, ठीक है, उनके साथ बातचीत करने वाला भी होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी या वो जो है क्या करता है कि कहीं पे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या कहीं पे जो है वो नई डील करने जा रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, उनके साथ किस तरीके से वो बात करता है, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो फिगर हेड भी बन सकता है, वो स्पोक पर्सन भी बनेगा और वो क्या करेगा, रिसोर्स एलोकेटर का काम भी करेगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि ड्राइंग अप कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स, कि वो सप्लायर के साथ किस तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्रॉ करता है, किस तरीके से नए सप्लायर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। तो ये सारे के सारे हमारी मैनेजमेंट की थ्योरीज थी, 3 मेजर थ्योरीज जिसको हमने देखा, ठीक हो गया, जिसमें फ्योल का काम बहुत ज्यादा है। फ्योल ने आपको जो है बहुत आसान तरीके से समझाया कि 5 फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक अप्रोच आई, उसने कहा कि जी मनी सब कुछ है, पेमेंट इज द ऑल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, लेकिन वो जो है उसने प्रूव किया। जब प्रूव किया तो उससे पता चला कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक अच्छा लीडर होना चाहिए, एक अच्छा जो आपके पास जो है एम्प्लॉय का, वर्कर का एटीट्यूड होना चाहिए, और आप उसी के जरिए से आगे जा सकते हैं। फिर जब मॉडर्न राइटर्स आए तो उसमें जो है पीटर ड्रगर ने कहा कि ठीक है, उनकी बातें सही थी ऑलमोस्ट, लेकिन मैनेजर को वही कुछ रोल जो है मजीद उसने एक्सप्लेन करके बताया कि वो किस तरीके से इन चीजों को चलाएगा। और फिर उसके बाद जो है मिंड्सबर्ग ने इन चीजों को एलेबरेट किया, उसने कहा कि जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेजर फंक्शंस हैं जो क्या करेंगे आपकी, और जो है 10 मेजर स्किल्स उसने बताई जिसको उसने 3 मेजर हेड्स में पुट कर दिया कि अगर मैनेजर के अंदर जो है ये क्वालिटीज होंगी, ये स्किल्स होंगी, तो तभी जाके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, अदरवाइज उसको जो है प्रॉब्लम्स फेस। तो ये जो है आपको स्टिल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट अप्रोचेस आपको नजर आती होंगी, इसीलिए जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कल को आप जो है प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में बैठोगे, एक अच्छी पोजीशन पे काम करोगे, तो वहां पे आपने ये सारे के सारे रोल्स परफॉर्म करने। जब आपको इन चीजों का आइडिया होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से इन चीजों को पॉलिश करना है, किस तरीके से अपनी क्वालिटीज जो है अपने अंदर मैंने लेकर आनी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। सो अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते